जीव विज्ञान देखते हैं। जीव विज्ञान में क्या है, वर्गीकी देखते हैं, यानी क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग देखते हैं। प्रश्न 101 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? तना पूछ रहा, तना कौन सा? ए शलजम, बी अदरक, सी गाजर या डी शकरकंद। तो तना हमारा है, तना कौन सा है इसमें? तना क्या है? ये अदरक, ये अदरक। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। क्या है? इनका संग्रह अंग क्या है? तना है। जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद इसमें जड़ों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 102 देखते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सी यह मिट्टी में शांतिपूर्ण रूप से बढ़ता है। या डी इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, कमी। तो इसमें आंसर हमारा बी है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए जड़ नहीं है, क्या है? तना है। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का एक विशेष लक्षण है। इसका तने का एक विशेष लक्षण है, कहते हैं नोड और इंटरनोड। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक क्या है? तना है, जड़ नहीं है। प्रश्न 103 देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। ए प्रकंद, बी स्तंभकंद, सी सल्गकंद या डी घनकंद। इसमें है लहसुन, जिमीकंद, सूरन, 3 अदरक, या 4 है आलू। तो प्रकंद क्या है? प्रकंद है प्रकंद इस प्रकंद क्या है? ये अदरक है, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये 3। स्तंभ कंद, स्तंभ कंद क्या है? ये आलू है, ये हो जाएगा 4। ठीक है। सल्ग कंद कौन सा? सल्ग कंद है लहसुन, ये लहसुन है, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा 1। घन कंद कौन सा है? जीमी कंद, यानी कि सूरन, ये हो जाएगा 2। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सलकंद लहसुन और घनकंद जीनी कंद सूरन है। प्रश्न 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ पूछ रहा है, बोल रहा है कौन रूपांतरित स्तंभ है? ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल या डी आलू। तो इसमें रूपांतरित स्तंभ है, क्यों नहीं? डी आलू। आलू एक अंतर्भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है, जिनमें भोजन का संचयन हो जाता और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अन्य कलिकाएं यानी बर्ड्स पाई जाती हैं, जो वृद्धि करने पौधों का रूप लेती है। आलू की आंखें पर्वसंधियों यानी कि नोट्स को प्रदर्शित करती हैं, जिनसे ये नए पौधों का विकास होता है। प्रश्न 5 देखते हैं। आलू है एक क्या? एक ए मूल, बी फल, सी कंद या डी सल्क कंद। तो आलू है, सी एक कंद होता है। 106
106 देखते हैं। प्रश्न 106, मटर पौधा है, ए शाक का, बी पुष्प का, सी झाड़ी का या डी इनमें से कोई नहीं। तो मटर का ये शाक का पौधा है। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटाइलेडोनस डाइ डाइकोटाइलेडोनस साकी तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 107 देखते हैं। लौंग है क्या? ए तना की गांठें, बी जड़ की गांठें, सी बंद कलियां या डी बीज। तो ये कहा क्या है? ये बंद कलियां है। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिसका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वास्तविक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है जो कि कुल मिर्टेसी के अंतर्गत है। किसमें कुल क्या आता है? मिर्टेसी के अंतर्गत है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद कहते हैं कर्नाटक और केरल का स्थान आता है, यानी कि तमिलनाडु सबसे पहले, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। प्रश्न 108 देखते हैं। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? निरूपण पूछ रहा किसका? ए अंतस्थ कलिका, बी सहायक कलिका, सी फूल कलिका या डी वनस्पति कलिका। तो ये किसका निरूपण है? ये फूल कलिका निरूपण है। प्रश्न 109 देते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ए जीरा, बी लौंग, सी काली मिर्च या डी हल्दी। तो ये कौन सी पुष्प कलिका होती है? लौंग। प्रश्न 110 देखते हैं। लौंग है, ए तने की गांठें, बी जड़ की गांठें, सी पत्तियां या डी सूखे फूल। ये होते सूखे फूल। प्रश्न 111 देखते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग का देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। ए शुष्क पत्तियां, बी शुष्क तने, सी शुष्क बीज या डी शुष्क पुष्प कली। किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। प्रश्न 112 देखते हैं। लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए फल से, बी तना से, सी जड़ से या डी फूल की कली से। ये किससे प्राप्त होता है? ये फूल की कली से प्राप्त होता है। प्रश्न 13 देखते हैं। पादप कली है, ए एक भ्रूणीय टहनी, बी एक भ्रूणीय पत्ती, सी एक भ्रूणपोष या डी एक बीज। ये ऑप्शन ये है, क्या है ये एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह, किसका अविकसित प्ररोह, अविकसित प्ररोह, ठीक है, यानी कि एम्ब्रायोनिक सूट, ठीक है।
को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कच्छ एक्सिल पर तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। प्रश्न 114 देखते हैं, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ए राइजोम है, बी केसर बीज है, सी केसर, केसर में डाउट है होते हैं, ठीक है, केसर नहीं होगा। ठीक है, अफीम, अफीम की डुड्डी या डी सना तना। तो ये क्या है? केसर नहीं है। ठीक है, केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका या तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त? वर्तिका यानी कि स्टाइल, और वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। किससे? सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वास्तविक नाम क्रोकस सेटाइवस है, क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? इरिडेसी कुल के अंतर्गत है। केसर यानी क्रोकस सेटाइवस क्या है? फूल के स्त्री भाग। क्या है? केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रॉनॉल पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा? ये सेफ्रॉनॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। प्रश्न 115 देखते हैं, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? ए पत्ती और तना का, बी पखुड़ियों और जड़ों का, सी फूल के बीज बनाने वाले भाग का, या डी बीज और कलियों का। तो ये होता है किसका मिश्रण? ये मिश्रण होता है ऑप्शन सी, ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का। प्रश्न 116 देखते हैं, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ए अदरक प्रकंद, बी प्याज मांसल पर्ण, सी आलू मूल, या डी नारियल भ्रूण कोश। इसमें सुमेलित कौन नहीं है? इससे सुमेलित नहीं हो रहा है, तो ये और हो रहा है कैसे? ये ऑप्शन सी है, मूल। से मूल नहीं, ये कंद होता है। आलू का खाने वाला भाग क्या होता है? कंद होता है, रूपांतरित तना होता है, न कि मूल। प्रश्न 117 देखते हैं, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ए तना, बी बीज, सी जड़, या डी फल। ये होता है कौन सा भाग? तना होता है खाने योग्य। प्रश्न 118 देते हैं, निम्न में से कौन सा एक फल है? निम्न में से कौन एक फल है? ए आलू, बी मूली, सी भिंडी, या डी शकरकंद। तो ये है, ये क्या है? भिंडी क्या है? एक फल है। भिंडी यानी कि ओकरा या लेडी फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पादप यानी फ्लोरिंग प्लांट है, जिसका वास्तविक नाम एबेल मॉस्कस है। एबेल मॉस्कस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, ये एस्कुलेंटस, ठीक है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू खाया जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग क्या होता है? जड़ है। प्रश्न 119 देते हैं, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए सेब, बी अंगूर, सी खजूर, या डी आलू। तो इसमें सच्चा फल कौन नहीं है? तो ये कौन सा? ये बी है, ए है, सेब है जो सच्चा फल नहीं है। देखते हैं इसका।
जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन, सेब, काजू, नाशपाती आदि। ठीक है, काजू भी है और नाशपाती भी है और सेब भी है, क्या है, फॉल्स फ्रूट, सत्य फल नहीं। प्रश्न 120 देखते हैं, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। ए ड्रूप, बी एस्पेरिडियम, सी नट या डी एक बीज बेरी। तो इसको किसमें रखा जाता है, ये ड्रूप में रखा जा सकता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। किसका, सोप बेरी, सोप बेरी, सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का क्या है, ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फलों को कहते हैं, ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। ठीक है। प्रश्न 121 देखते हैं, लहसुन की अभिलाक्षित गंध का कारण है क्या। ए क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी फ्लोरीन यौगिक या डी एसिटिक अम्ल। तो इसका मुख्य कारण है, अभिलाक्षित गंध का कारण है क्या, सल्फर यौगिक है ना, सल्फर कंपाउंड। लहसुन की अभिलाक्षित गंध यानी स्मेल का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक यानी सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील, वोलेटाइल तथा महत्वपूर्ण एसेंशियल ऑयल होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक आदि के रूप में किया जाता है। किसमें, स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक या उत्तेजक। प्रश्न 122 देखते हैं, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ए सल्फोनिक अम्ल का, बी सल्फेनिक अम्ल का, सी एमिनो अम्ल का या डी कार्बोलिक अम्ल का। ठीक है, तो सॉरी, इसमें कौन सा, ये ऑप्शन बी है, सल्फेनिक अम्ल का निष्कासन करता है कौन सा, प्याज। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड यानी कि एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड या सल्फाइड का निर्माण करता है जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। प्रश्न 123 देखते हैं, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ए लाइकोपिन की उपस्थिति, बी कैप्सेसिन की उपस्थिति, सी कैरोटीन की उपस्थिति या डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो ये किसकी उपस्थिति, मिर्च का तीखा जो होता है, तीखा जो जैसे लगता है, वो कैप्सेसिन की उपस्थिति है। मिर्च का तीखा या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन यानी कि C18H27NO3 की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न 124 देखते हैं, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है ए रेसिन, बी कैप्सेइसिन, सी एरिकोलिन या डी कैफियाल। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये कैप्सेइसिन के कारण होता है। प्रश्न 125 देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। ए माल्टोज, बी राइबोज, सी लैक्टोज या डी फ्रैक्टोज। तो इसका कारण है क्या है, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल शर्करा, फल शर्करा। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में पाई जाती है जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है।
फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, सेकेंड राइट। ठीक है। प्रश्न 126 देखते हैं, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? जीवों के समूह का। ए लाइकन, बी प्रोटोजोआ, सी साइनो जीवाणु, या डी डायटम। तो ये डायटम के समूह से हम डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। क्या? डायटम। एक कोशिकीय डायटम जीव समूह का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण यानी सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। प्रश्न 127 देखते हैं। प्रश्न 127 देखते हैं, सहतूत का फल है। ए सोरोसिस, बी साइकोनस, सी समाग, या डी नट। तो क्या है? साइरोसिस। ऑप्शन ए है, ये साइरोसिस है। सहतूत का फल सोरोसिस, साइरोसिस बोला, सोरोसिस। ठीक है। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी क्या होते हैं? सोरोसिस कहलाते हैं। प्रश्न 128 देखते हैं, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? यानी पौध के तने का उत्पाद नहीं है। ए सन, बी पटसन, सी जूट, या डी कपास। तो ये कौन सा? ये कपास जो है, कपास पौधे का तने का उत्पाद नहीं है। सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। किसे? जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़े जिसे लिंट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। ठीक है। किससे? जब कपास से प्राप्त करते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ए सेकल सीरियल, बी टोमेटो, सी ट्रिटिकेल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मानव निर्मित अनाज कौन सा? ये ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य यानी सीरियल है, जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं, ट्रिटिकम, राई, सिकेल को परस्पर प्रसंस्करण करके तैयार किया है। इस प्रसंस्करण में गेहूं की मादा, राई के नर भाग यानी परागण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया। इसको मुख्यतः पशु के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। प्रश्न 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ए भुना गेहूं, बी संकर मक्का, सी ट्रिटिकेल, या डी सोयाबीन। तो ये कौन सा? ये ट्रिटिकेल है। प्रश्न 131 देखते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ए एक फर्न, दो लाइकेन, तीन मांस, या चार छत्रक यानी मशरूम। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और चार, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, या डी एक, तीन और चार। ठीक है। पहले फर्न है, फर्न जहां जहां है उसको काट दो। ए। ठीक है। फर्न जहां जहां है उसको काट दो, तो ये हो जाएगा। कितना बचा? बी केवल दो, सी दो और तीन है। तो केवल लाइकेन तो नहीं है, लाइकेन और क्या है? मांस है। तो दोनों ए हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन और मांस। लाइकेन थैलोफाइटा समूह के सदस्य हैं, जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इसमें कवक और शैवाल का संबंध
परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण एवं विटामिन शैवाल को देता है। क्या क्या देता है? जल देता है, खनिज देता है, लवण देता है और विटामिन किसको देता है? शैवाल को देता है। तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। यानी कि इन सभी से प्रकाश संश्लेषण करता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है का निर्माण करता है और वापस कवक को दे देता है। इस तरह लाइकेन के विकास हेतु मिट्टी आवश्यक तत्व नहीं है। मांस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिनमें तने एवं पत्ते होते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं परंतु इनमें कोई स्पष्ट फूल मूल संरचना नहीं होती, यानी जड़ नहीं होती है। छाया एवं नमी मिलने पर एक कहीं भी उग सकता है। प्रश्न 132 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण क्या है? मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर? एक सही उत्तर है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। तो क्या है? ये तो सही है, कारण कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी, ये सही है और आर गलत है। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घीक्वार आदि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधे की जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। प्रश्न 33 देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि ए, भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। सी, भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे वो लंबी हो जाती हैं। या डी, जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन सारे ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी बच रहा है, जो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। प्रश्न 34 देखते हैं। 134 देखते हैं। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ये ऐसे पादप जिनमें ए, रसाल स्तंभ होता है। बी, पत्तियों में वसा का संग्रह होता है। सी, लंबी मूसला जड़ होती है। या डी, छोटी अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, लंबी मूसला जड़ होती है। क्या ये ऑप्शन सी है? लंबी मूसला जड़ होती है। कितने फीट होते हैं? 20 से 30 फीट तक। ये 20 से 30 फीट तक होती है। क्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने हेतु विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में काफी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। क्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। प्रश्न 135 देखते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। क्या शुष्क जलवायु? ए, अधिपादप, बी, मरुद्भिद, सी, जलोद्भिद या डी, मध्य पादप। तो इसको बोलते हैं शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पौधों कहते हैं मरुद्भिद।
शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? मरुद्भिद यानी एक्जेरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्स्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। प्रश्न 136 देते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं क्या? ए विविपेरस, बी मांसल, सी साकी या डी विषम पर्णी। तो ये होते हैं क्या? ऑप्शन बी है, ये मांसल होते हैं। प्रश्न, ये मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। प्रश्न 137 देते हैं, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ए भोजन के लिए, बी यांत्रिक अवलंब के लिए, सी छाया के लिए या जल के लिए। केवल एपीफाइट, ठीक है, एपीफाइट बोल रहा है। एपीफाइट की किसी ये क्या है? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर है या अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर है। किसको कहते हैं? ये एपीफाइट वे पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर है। अधिपाद, अधिपाद वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। किसके लिए? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप यानी कि एरियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। किसके? आर्किड्स। प्रश्न 138 देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहा जाता है? ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट या डी सक्यूलेंट। तो इसको कहते हैं ये हेलोफाइट। जहां नमक युक्त मिट्टी होता है, जो वहां पर जो पौधे उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइट। लवण मृदभिद यानी कि हेलोफाइट उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल या मृदा में उगते हैं। प्रश्न 139 देते हैं, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? यानी कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? ए मरोद्भिद, बी समोद्भिद, सी ग्लाइकोफाइट, डी लवण मृदभिद या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसको बोलते हैं क्या? ये लवण मृदोभिद। प्रश्न 140 कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं ए एक समुद्री जानवर को, बी एक जलीय पौधे को, सी एक पौधीय रोग को या डी एक जड़ रहित पौधे को। तो हेलोफाइट बोलते हैं एक जलीय पौधे को बोलते हैं। बहुत अधिक जल वाले जल यहाँ की H2O होगा। जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट यानी जलोद्भिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में आंतरिक ऊतक यानी मैकेनिकल टिश्यू भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। प्रश्न 141 देते हैं, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या? ए अधिपादपी, बी लवणोद्भिद, सी मरोद्भिद या डी शैलोद्भिद। तो ये कहलाते हैं क्या? ये शैलोद्भिद कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? शैलोद्भिद। प्रश्न 142 देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। अमरवेद तना परजीवी, बी चंदन जड़ परजीवी, सी आर्किड अधिपाद यानी एपीफाइट या डी घटपर्णी या जलोद्भिद। ये घटपर्णी है, वहां पर जहाँ तो नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे होती है। क्या जलोद्भिद नहीं है।
घट घट पानी नेपेंथिस, क्या नेपेंथिस कुल का कीट भक्षी पौधा है। कौन से कुल का है ये? नेपेंथिस। नेपेंथिस कुल का कीट भक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है। जल निमग्न पौधे से इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है, यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। प्रश्न 143 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा है गन्ने के सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा है नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट कहलाते हैं, गलत। 4 है सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। 3 जहां जहां है उसको कैंसिल कर दो, एक। ठीक है। और बोला गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये भी नहीं है, नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बचा कौन सा? 1 और 4। तो ऑप्शन डी है 1 और 4। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। अम्ल की अधिकता क्या है उसका? अम्ल की अधिकता है बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है। गन्ने के सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। क्या है? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। प्रश्न 144 देखते हैं, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। कि जैविक अजैविक, ठीक है। जैविक अजैविक, इनके बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है? ए परजीवी, बी यानी परजीवी, बी अपघटक, सी उत्पादक या डी उपभोक्ता। तो इसमें वो करता, मध्यस्थ करता है कौन सा? ये उत्पादक होता है, ये उत्पादक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? उत्पादक। उत्पादक या स्वपोषी जीव जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न 145 देखते हैं, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ए स्वजीवी उत्पादक, बी परोपजीवी उपभोक्ता, सी मृतकजीवी विबंधक या डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। तृणभक्षी, तो ये कौन है? ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा? ये तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं, जो कि अपना भोजन क्या होता है? स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। प्रश्न 146 देते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। क्या प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं? ए शाकाहारी जंतु, बी मांसाहारी जंतु, सी सर्वभक्षी जंतु या डी हरित पादप। तो ये आते हैं कौन से? ये हरित पादप आते हैं प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत। वे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं।
प्रश्न 147 देखते हैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। एक, कॉपीपोड, बी, साइनोबैक्टीरियम, तीन तीन डाइटम, चार फोरामिनीफेरा। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों में आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? ठीक है, महासागर में आहार श्रृंखला में क्या प्राथमिक उत्पादक हैं, इनकी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी प्रोड्यूसर है। ये कौन है? तो ये है 2 और 3, साइनोबैक्टीरिया और डायटम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, 2 और 3, ऑप्शन बी। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्या होते हैं? शैवाल है। ये ताजे और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। फोरामिनीफेरा विषमपोषी जीव, क्या विषमपोषी जीव जो छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। कॉपीपोड छोटे क्रस्टेशियंस का एक समूह है जो मीठे और खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्रश्न 148, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि ये मछली उष्ण रक्त वाले जीव है। बी, मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं। सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। या डी, बर्फ उष्मा का सुचालक है। तो क्या ऑप्शन सी है, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक के बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें एवं नदियां जम जाती हैं, परंतु इस अवस्था में झील या नदी केवल ऊपरी परत ही जमती है। परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है, इसलिए मछलियां तथा अन्य जलीय जीव जमे हुए झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। प्रश्न 149 देखते हैं, जल से बाहर निकाले जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि ए, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। बी, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। सी, ये श्वास नहीं ले पाती हैं। या डी, वे जल में नहीं चल पाती, यानी कि जल में नहीं चल पाती तो क्या होता है, वे श्वास नहीं ले पाती, यानी श्वसन नहीं कर पाती। जल से मत्स्यों को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया में रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े यानी गिल होते हैं, गिल पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित एडाप्टेड होते हैं। प्रश्न 50 देखते 150 देखते हैं, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। ए, त्वचा द्वारा, बी, नाक द्वारा, सी, गलफड़ों द्वारा या डी, फिन्स द्वारा। तो एक बताते हैं ये गलफड़ों द्वारा होता है, ऑप्शन सी।